हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। सुबह के बज चुके हैं 9 और अभी समय है परसेंटेज की क्लास का, जो आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन को एक्सेल करके रख देगी। बिल्कुल आपको 100% स्कोर 100% स्कोर पर लाकर खड़ा कर देगी, जो हमारा टारगेट है। तो मैंने आपको जो भी कहा था, मैंने आपको कहा था कि यहाँ से वीडियो देखिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए और मॉक दीजिए। तो जो भी व्यक्ति इनको फॉलो कर रहे हैं वो एक बार कमेंट में बता दीजिए मुझे यस और नो लिखकर। और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो इनको फॉलो करें, और जो फॉलो कर रहे हैं वो अपने मार्क्स जो इंक्रीज हुए हैं, जो उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, वो भी बताओ, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले कि हमें भी ऐसे पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने खुद ने 5 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं और 7 सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में मेरे 100 आउट ऑफ 100 नंबर है मैथ्स में। तो वो मैंने जब यूट्यूब से पढ़ के केवल जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके प्राप्त किए हैं, अचीव किए हैं, वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको भी सिर्फ इतना सा करना है कि आप यहां से पढ़िए, मॉक लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, और आपके नंबर आएंगे। और आप चाहो तो जिन्होंने फॉलो किया है वो इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास एक शानदार सवाल के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। एक कैंडिडेट में केवल एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, एंड 2500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। और 2500 वोट जो है डिक्लेयर हो गए इनवैलिड की, वो वैलिड नहीं है कुछ भी एरर की वजह से। एंड द विनर गेट्स 55% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड विन बाई 2000 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। जो उसमें जीता उसको टोटल मत, जो वैध मत थे, टोटल नहीं वैध, यानी कि जो वैलिड वोट्स थे, वैलिड वोट्स का मतलब जो आपके इनवैलिड थे उनको हटा दो, बचे हुए वैलिड वोट्स का 55% मिला और 2000 मतों से वो जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, 2500 मत अवैध घोषित हो गए, अमान्य घोषित हो गए। विजेता को वैध मतों का 55% मिला और 2000 वोटों से वो जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पूछ रहा है टोटल कितने लोग उस पर्टिकुलर एरिया में थे, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम था, उनका नाम हमसे संख्या पूछ रहा है। तो आप देखो, इसको वैलिड वोट्स का 55% मिला है, ना कि टोटल वोट्स का। आप इसमें कंडीशन समझो कि जो टोटल वोट्स थे उसके 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। तो वोट कितने लोगों ने दिया? 90%। कितने लोगों ने दिया वोट? 90% ने। 90% लोगों ने वोट दिया, और इन 90% में भी 2500 मत तो इनवैलिड घोषित हो गए। 2500 मत तो क्या हो गए? 2500 वोट्स तो इनवैलिड घोषित हो गए। मतलब रिमेनिंग जो है वो आपके वैलिड वोट्स है, रिमेनिंग वैलिड वोट्स हैं, और इन वैलिड वोट्स का 55% मिला है। तो यह आपने समझ लिया। अब इसकी हमें नीड नहीं है, हमें जिस चीज की नीड है हम वो करते हैं। मैंने ये मानना कि ये वैलिड वोट्स हैं, टोटल वैलिड वोट्स। हम वैलिड वोट्स पे बात कर रहे हैं, तो इसके 55% तो मिले मान लो ए को जो जीत गया, और बी को मिले 45%। टोटल जो वैलिड वोट्स हैं उनके 55% जो है ए को मिले, तो वो जीत गया। तो हारने वाले को कितने मिले? 55%, सॉरी 45% इसका मतलब ये जीता कितने अंतर से? 10% के अंतर। 10% इसको वोट ज्यादा मिले, इसको 45 मिले बी को, तो ए को 55% वोट मिले। ये 10% के अंतर से जीता। 10% का मान क्या है? 20,000। 2000। 10% का मान क्या है? 2000 वोट्स। तो ये जो 10% है इसकी वैल्यू है 2000 वोट्स। तो टोटल वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? हमें वैलिड वोट्स निकालने, तो 10% की वैल्यू है 2000, तो 100% यानी कि टोटल वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? 10 से गुणा कर दो, 20,000। कितने हो जाएंगे? 20,000 वोट हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ, 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया था। मैंने आपको समझाया था कि ये टोटल वोट्स हैं, इसमें से 10% तो हटा दो जिन्होंने वोट ही नहीं दिया,
ये हो गए 90% वोट, 90% लोगों ने वोट दिया। इसमें से भी 2500 तो हमने इनवैलिड घोषित कर दिए और बचे हुए आपके वैलिड वोट्स, बचे हुए क्या हैं, वैलिड वोट्स। 10% तो ये हटा दो, इस 90% में भी 2500 वोट अलग हटा दो और बचे हुए आपके वैलिड वोट्स हैं। वैलिड वोट्स हैं ये, तो यानी कि टोटल का 90% क्या होगा, टोटल वोट्स 90%, टोटल वोट्स का 90% क्या होगा, 20,000 तो ये वैलिड वोट्स और 2500 जो इनवैलिड घोषित हो गए, 2500 जो इनवैलिड घोषित हो गए, यानी कि 22,500। 20,000 वोट्स तो इसको मिले जो वैलिड वोट्स थे, जो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुए, और 2500 जो इनवैलिड हो गए, वो 90% है टोटल वोट्स का। तो टोटल वोट्स क्या हो जाएंगे, देखो 90% की वैल्यू है 22,500, कितनी है, 22,500, 22,500 है 9 की वैल्यू, तो 10 की क्या होगी, 22,500 अगर 9 की वैल्यू है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 9 की वैल्यू 22,500 है, यानी 1 की वैल्यू होगी 2500, तो 10 की वैल्यू होगी 25,000। 9 से इसको काट दो, ये कटेगा 2500 बार और 10 से गुणा कर दो 25,000, ये आपका आंसर है। आया समझ में कि 10% तो हमारे जिन्होंने वोट डाले ही नहीं, ठीक है, 90% कास्ट वोट हुए, वोट 90% वोट्स कास्ट हुए, 90% कास्ट हुए, उनमें 2500 इनवैलिड थे और टोटल वैलिड आ गए। अब हम वैलिड वोट्स को यहाँ पे देख रहे हैं, उनमें से 55% मिले ए को जो जीता और बी को मिले 45%, तो 10% की वैल्यू 10,000 है, 10% की वैल्यू 2,000 है, तो टोटल वैलिड वोट्स हो जाएंगे 20,000। अब ये 90% अगर आप कास्टेड वोट्स निकालो, 90% वोट जो कास्ट किए गए, तो 20,000 तो ये और 2500 जो इनवैलिड हो गए, तो 22,500 है टोटल वोट्स का 90%, तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, 25,000। ये आपका आंसर है। तो आपको इसको जब आप वहां एग्जाम में करोगे तो कैसे करोगे कि 10% की वैल्यू अगर 20,000 2,000 है, तो आपके वैलिड वोट्स हो गए 20,000, वैलिड वोट्स हो गए 20,000। अगर इसमें 2500 और जोड़ दूं, यानी कि आपको वहां इतना लिखना नहीं है बार बार, सिर्फ एक ही लाइन में करना है। 10% की वैल्यू 2000 है, तो वैलिड वोट्स हो गए 20,000 और 2500 जो वोट इनवैलिड थे, तो टोटल कास्टेड वोट्स आ गए 22,500। ये 9 की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 25,000। 10 की वैल्यू क्या होगी, 25,000। बस इतना सा करके आप आंसर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन आर्यन एंड कनक पार्टिसिपेटेड। एक कोई भी आपके इलेक्शन हुआ जिसमें कनक और आर्यन ने पार्टिसिपेट किया। अब ये कोई भी इलेक्शन हो सकता है, इनके क्लास मॉनिटर का हो सकता है यूनिवर्सिटी का हो सकता है कोई आपके जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, या एमपी एमएलए काय का भी हो सकता है। 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर आर्यन। 2/5 यानी कि टोटल के 2/5 भाग, इसकी परसेंटेज निकाले तो 40% लोगों ने ये बोला कि हम तो साहब आर्यन को वोट देंगे, और बचे हुए ने बोला कनक को वोट देंगे। इन्होंने वादा कर लिया। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि चुनाव में कोई किसी का सगा नहीं है। कोई आपको कितना भी वादा कर ले, आप किसी को कितना भी वादा कर लो, वो वादे निभाए जाए ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि चुनाव में ऐसा ही होता है, वादा किसी को किया और उस दिन लास्ट दिन पता नहीं मूड बदल गया, कुछ भी हो गया, तो वो वादे चेंज हो सकते हैं। क्योंकि नेता भी अपने वादे चेंज करते हैं, जो मैनिफेस्टो में होते हैं वो वादे निभाए नहीं जाते। तो चुनाव ऐसी चीज है, वादे चेंज होते रहते हैं। अभी सवाल पे आते हैं कि 2/5 टोटल वोटर्स के 2/5 ने प्रॉमिस किया कि हम आर्यन को वोट देंगे, और जो रेस्ट हैं उन्होंने किया कि हम कनक को वोट देंगे। On the voting day, 15% of the voter went back on their promise to vote for Aryan. देख लो आगे बात कि मतदान दिवस के दिन, जिस दिन वोटिंग होनी थी, 15% लोग जो आर्यन को वोट देने का प्रॉमिस किया था, वो अपने वोट से पीछे हट गए और उन्होंने कनक को वोट दे दिया। एंड 25% of the voters went back on their promise to vote for कनक। अच्छा, कनक के साथ और बुरा हुआ है कि कनक को वोट देने वाले 25% लोग जो हैं वो पीछे हट गए कि हम तो भाई अब आर्यन को वोट देंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इफ कनक वॉन बाय 250 वोट्स। इस सब के बावजूद भी कनक अगर 250 वोटों से जीत गई तो हमें टोटल वोटर्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स चाहिए जो उस वोटिंग लिस्ट में थे। अब हिंदी में देखें, किसी चुनाव में कनक और आर्यन दोनों भाग लेते हैं,
2/5 मतदाता आर्यन को तथा बचे हुए मतदाता कनक को वोट देने का वादा करते हैं। परंतु मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट देने वाले 15% अपने वादे से पलटते हैं और कनक को वोट देने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि कनक फिर भी 250 वोटों से जीत गई। अब हम जो है टोटल वोट इसमें 1 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, लेकिन मैं क्या मानूंगा, देखो एक तो मुझे परसेंटेज निकालनी है 15% और 25%। 15% और 25% निकालनी है तो मैं 100 या 100 का मल्टीपल मानूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगी। परसेंटेज से मुझे पता पड़ गया कि मैं 100 या 100 का मल्टीपल मान सकता हूं टोटल वोट्स को। अब आप देखो इसमें 2/5 वो निकालना है पार्ट, 2/5 पार्ट निकालना है तो मैं 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूं 100 को तो मेरी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। मेरी कैलकुलेशन क्या और इजी हो जाएगी कि मैं टोटल वोट्स 500 मान लूं। क्यों मैंने 500 माने, इसका वैलिड रीजन मैंने आपको दिया कि परसेंटेज है तो 100 या 100 का मल्टीपल मानेंगे और 2/5 पार्ट निकालना है तो मैंने 5 से गुणा कर लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो। तो मैंने लिख दिया लेट टोटल वोट्स इज इक्वल्स टू 500। टोटल वोट्स कितने थे आपके 500। अब आप देखो जैसा सवाल कह रहा है मैं वैसा का वैसा करूंगा। 2/5 मतदाता टोटल अगर 5 है तो उनमें से 2 लोगों ने तो आर्यन को वोट देने का प्रॉमिस किया, तो ये आर्यन को 5 में से 2 लोगों ने, 5 में से 2 यानी 500 में से 200 लोगों ने आर्यन को वोट देने का प्रॉमिस किया और बचे हुए ने 500 में से 200 तो आर्यन को देंगे तो कनक को कितने देंगे 300। 500 में से जैसा ही कह रहा है वैसा कर दो कि 200 लोगों ने आर्यन को वोट देने का प्रॉमिस किया था तो 200 आर्यन को दे दो वोट और 300 कनक को दे दो। लेकिन हुआ क्या, मतदान दिवस के दिन, वोटिंग डे के दिन क्या हुआ कि 15% मतदाता जो आर्यन को वोट देने वाले थे वो अपने वादे से पीछे हट गए। तो 200 का यानी कि 15% की इसमें कमी होगी, 200 का 15%। अब आप देखो 100 का 15% क्या होता है, 100 का 15% होता है 15, तो 200 का 2 से गुणा कर दो यानी कि 30 लोग जो इसको वोट दे रहे थे वो अब इसको नहीं दे रहे तो इसको 30 की कमी होगी और वो 30 लोग इसको तो नहीं दे रहे तो अब किसको देंगे, कनक को, तो कनक में 30 की वृद्धि होगी। ये चीज आई है नहीं है समझ में कि 15% लोग यहां से कम हो गए मतदाता, तो 30 यहां कम हो गए और 30 जो यहां कम हुए वो अब किस में बढ़ जाएंगे, कनक में वोट। अब कनक की देखो, कनक को वोट देने वाले 25% वोटर्स, 25% वोटर्स जो हैं वो कनक को अब वोट नहीं देंगे। 300 का 25% क्या होगा, 25 दिया 75, तो 75 लोग यहां वोट नहीं देंगे और 75 लोग अब यहां वोट देंगे। 75 लोग अब कनक को वोट नहीं देकर अब कनक की जगह आर्यन को वोट देंगे। तो अब देख लो आर्यन को कितने वोट मिले, आर्यन को मिले 200 माइनस 30 और प्लस 75, माइनस तो 30 हुए प्लस 75 यानी कि 245, इसमें 45 वोट जुड़ गए कि 30 की तो कमी हुई और 75 बढ़ गए। तो अब आर्यन को वोट कितने मिल रहे हैं, 245। कितने वोट मिल रहे हैं दोस्तों, 245। अब यहां देखो, अब आप थोड़ा सा वो इसको काउंट करने की जरूरत भी नहीं कि इसमें 75 वोटर्स एक्स्ट्रा मिल गया आर्यन को तो उसमें 45 वोट इसको एक्स्ट्रा मिल गए तो इसमें 45 की कमी हुई होगी, क्योंकि टोटल वोटर्स तो बराबर हैं तो इसको 45 लोगों ने एक्स्ट्रा वोट दे दिया तो इसको 45 ने कम दिया होगा। या ऐसे देख लो 500 में से 245 ने तो दिया आर्यन को तो बचे हुए 255 ने दिया है कनक को। अब कनक जीत गई 250 वोटों से, कितने वोटों से, 250 वोटों से। अब आप निकाल दो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 10 यूनिट का। अगर ए को 245 वोट मिले हैं, 245 वोट मिले हैं और बी कनक को जो है 255 यानी कि इनके बीच में 10 यूनिट का डिफरेंस है। 10 यूनिट की वैल्यू है सवाल में 250। 10 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है, 250 कि 10 यूनिट वोट्स का डिफरेंस है। 10 यूनिट की वैल्यू 250 है तो टोटल आपने वोट्स माने थे 500 यूनिट। टोटल आपने वोट्स कितने माने थे, 500 यूनिट, क्योंकि हम यहाँ यूनिट में मानते हैं एक्स वाई मानने की बजाय, ताकि जितने गुना पर आएगा उससे गुणा कर देंगे। तो 10 की वैल्यू 250 है यानी कि 500 को 25 से गुणा कर दो, हर एक यूनिट की वैल्यू 25 आ गई तो 500 को 25 से गुणा कर दो 12,500। तो जो नंबर ऑफ वोटर्स जिन्होंने
कनक को तो सॉरी टोटल वोट्स थे वो आगे 12,500। जैसा सवाल ने कहा है हम वैसा वैसा कर रहे हैं। मैं कोई यहाँ आपको ट्रिक के नाम पे नहीं कह रहा, कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ जैसा सवाल कहेगा हम वैसा करेंगे, लेकिन हम कैलकुलेशन कम करेंगे ताकि हमारे नंबर अच्छे आए और हमारे टाइम कम लगे। मैंने मान लिया 500 वोटर्स हैं। क्यों माना? क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 या 100 का मल्टीपल मानेंगे और 2/5 पार्ट निकालना है तो हमने 500 मान लिया। यानी कि 200 लोगों ने तो वोट दिया था कि वो आर्यन को वोट देंगे, प्रॉमिस किया था, और कनक को किया था 300 लोगों ने। अब आर्यन को देने वाले 15% कम हो गए तो 30 इधर कम 30 इधर ज्यादा, और कनक को देने वाले 25% वादे से पलट गए तो 75 इधर बढ़ जाएंगे 75 इधर घट जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया 10 यूनिट का, वो 250 है तो टोटल वोट्स 500 यूनिट हो गए 12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 22% सो नेट इनकम डिक्रीज्ड बाय 3%। अगर इनकम टैक्स की जो रेट है, इनकम टैक्स देखो आपने पढ़ा होगा, आप में से कोई भी मुझे नहीं लगता अभी इनकम टैक्स देता होगा, क्योंकि हम सभी अभी स्टूडेंट हैं। तो जैसे हम कमाने लगेंगे, बढ़िया सेटल हो जाएंगे, तो हम पे इनकम, हमारी इनकम पे हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप पोस्टिंग चाहते हो तो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू भी यहाँ लग सकते हो। तो इनकम टैक्स की रेट अगर 22% से इंक्रीज हो जाए तो आपकी जो नेट इनकम है वो 3% से घट जाती है। हमें पता करना है रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। ये सवाल करेंगे, ये एक नया कंसेप्ट है, कैसे ये होगा देखते हैं। कि अगर आयकर दर 22% से बढ़ गई तो शुद्ध आय 3% से घट जाती है। आयकर दर ज्ञात कीजिए। अब आप देखो, आपकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम, टोटल इनकम किस चीज के बराबर होती है? नेट इनकम प्लस टैक्स। मतलब आपकी टोटल इनकम है जो आपने टोटल कमाया, अगर उसमें से आप टैक्स को हटा दो तो आपके पास बचेगी नेट इनकम। शुद्ध इनकम, शुद्ध आय या नेट इनकम उसी को बोलते हैं कि अगर आपने टोटल इनकम जो आपकी है उसमें से टैक्स को माइनस कर दो, टैक्स को हटा दो, तो बची हुई आपके सामने जो है वो है नेट इनकम। बची हुई क्या है? नेट इनकम। तो अब देख लो इस सवाल में क्या होगा कि मान लो इसमें टोटल इनकम तो उतनी ही है। ये सवालों में जब भी आपके नेट इनकम और इनकम टैक्स की रेट पे सवाल आते हैं तो इसमें क्या होता है, टोटल इनकम तो उतनी ही है। मान लो पहले भी ये 5, अब इसको ऐसे समझो उदाहरण से, कोई एक व्यक्ति पहले 5 रुपए कमा रहा था, 5 रुपए कमा रहा था और वो 20% टैक्स दे रहा था, 20% की रेट से टैक्स दे रहा था। कितने? 20% की रेट से टैक्स दे रहा था। यानी कि 1 रुपया तो टैक्स दे रहा था, 20% का मतलब 5 पे 1, और 4 उसकी इनकम थी, 4 उसकी नेट इनकम थी। ये चीज आई है, नहीं आई समझ में? बहुत बेसिक सी चीज है कि मान लो 5 रुपए में से 4 रुपए तो बचा रहा था और 1 रुपए टैक्स दे रहा था। अब गवर्नमेंट ने प्रोविजंस चेंज कर दिए। अब गवर्नमेंट कह रही है कि आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा, 40% टैक्स देना पड़ेगा। 40% का मतलब 2/5, 2/5, 2/5 आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अब इस 5 में से 2 तो टैक्स देगा और नेट इनकम बचेगी 3। ये चीज आई है, नहीं आई समझ में? बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है कि मान लो कोई व्यक्ति 5 रुपए कमा रहा था, पहले 20% टैक्स दे रहा था, तो अब 4 रुपए तो बचे नेट इनकम और 1 रुपया हो गया उसका टैक्स। अगर 40% टैक्स देने लग जाए तो 2 रुपए तो हो जाएंगे उसके टैक्स और 3 रुपए हो जाएगी उसकी नेट इनकम। अब आप देखो यहां एक चीज समझो कि इसकी टोटल इनकम तो बराबर है, टोटल इनकम तो बराबर है, तो जितनी टैक्स में वृद्धि हुई 1 यूनिट की उतनी ही नेट इनकम में कमी हुई 1 यूनिट की। ये चीज आई है, नहीं आई समझ में? कि टोटल इनकम इसकी पहले थी उतनी है, तो अगर हम टैक्स ज्यादा लेने लग गए तो उतनी ही इसके पास इनकम कम बचेगी। कि 5 आपके पास टॉफीज हैं, आप 1 की जगह अगर 2 देने लग गए दूसरों को तो आपके पास 4 की जगह 3 ही बचेगी। सिर्फ यही मैं आपको इस पूरी जो मैंने आपको स्टोरी बताई फिक्शन, इससे समझाना चाह रहा हूं कि जितनी आपके टैक्स में वृद्धि होगी, जितनी आपकी टैक्स में वृद्धि होगी उतनी ही नेट इनकम में कमी होगी। ये चीज आई है, नहीं आई समझ में? सो आप यहां लिख लो टोटल इनकम, टोटल इनकम इज कांस्टेंट,
टोटल इनकम इज कांस्टेंट, कि पहले जितना कमा रहा था अब भी उतना ही कमा रहा है, उसकी सैलरी में बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ये कह रहा है कि आयकर दर बढ़ी है, तो मतलब जितना टैक्स बढ़ेगा, जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी नेट इनकम घटेगी, उतनी नेट इनकम घटेगी। ये चीज आई है नहीं समझ में कि जितनी टैक्स में वृद्धि होगी उतनी ही इनकम में कमी होगी। बस ये आपका कंसेप्ट आ गया तो ये आप सवाल कर सकते हो। अब आप देखो आयकर दर 22% से बढ़ी, यानी कि इसकी टैक्स जो है वो 22% बढ़ा। टैक्स कितना बढ़ा? 22% बढ़ा, तो नेट इनकम 3% घट गई। यानी कि अगर टैक्स आपका पहले से 22% बढ़ा तो नेट इनकम में 3% की कमी होगी, तो जितनी वृद्धि होगी उतनी ही कमी होगी। यानी कि टैक्स का जो 22% है वो इक्वल होगा नेट इनकम के 3% के। ये समझ में आया या नहीं? एक बार कमेंट में यस और नो बोल दीजिए। मैंने आपको समझाया इस उदाहरण से कि जितनी आपकी वृद्धि होगी टैक्स में उतनी ही कमी होगी। तो यानी कि जो आपकी टैक्स का 22% बढ़ा नेट इनकम के 3% के इक्वल है। अब आप टैक्स और नेट इनकम का रेशो निकाल दो, टैक्स और नेट इनकम का रेशो निकाल दो। टैक्स इधर आ जाएगा तो 3/22, 3/22, यानी कि 3 रुपए आपके टैक्स लगता है और 22 रुपए आपके पास इनकम बचती है। तो टोटल इनकम कितनी होगी? हम तो इसी को मान लेते हैं कि मैं 3 रुपए तो टैक्स देता हूं, उसके बाद मेरे पास 22 रुपए बचते हैं, तो यानी कि मैं 25 रुपए कमा रहा था। ये आपकी यूनिट में आ गई। हम सब चीज फिक्शनल यहां कर रहे हैं। अब आप बताओ ये आया या नहीं आया समझ में? कि आप 22% जो इनकम टैक्स की रेट है, टैक्स का 22% इक्वल है नेट इनकम के 3% के। तो टैक्स और नेट इनकम का रेशो हो गया 3:22, यानी कि टोटल इनकम 25 थी, उसमें से 3 रुपए का टैक्स लगता है। तो रेट निकाल देंगे, टैक्स की रेट। आपके कभी भी टैक्स जो लगता है वो टोटल इनकम पे ही तो लगता है। यहां देखो इस सवाल में हमने यहां देखा था कि इस 5 रुपए पर 1 रुपए का टैक्स लग रहा था, यानी कि 20%। तो यहां पर भी ऐसे ही करेंगे कि आपके टैक्स कितना लग रहा है? 3 यूनिट, टोटल 25 पर, तो कितना परसेंट हो गया? 12%। ये 25 से कट जाएगा 4 बार, तो 12%। ये आपका आंसर। जिसको भी ये एक चीज समझ में आ गई कि जितनी टैक्स में वृद्धि होगी उतनी ही कमी होगी नेट इनकम में, वो ये सवाल चुटकी में कर देगा कि टैक्स और नेट इनकम का रेशो आ गया 3:22। यानी कि अगर टोटल 25 रुपए कमाता है तो उस पर 3 तो टैक्स लग जाता है और 22 नेट इनकम बच जाती है। तो टैक्स की रेट क्या होगी? 3 रुपए है 25 पर, तो 100 पर कितना होगा? 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन। Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट में 20%। कोई भी फल है आपका ताजा, उसमें 68% वाटर है और जो सूख जाता है तो 20%। हाउ मेनी किलोज ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी मेड फ्रॉम 75 किलो ऑफ फ्रेश फ्रूट? यहाँ ऑफ आएगा, ऑफ फ्रेश फ्रूट, मतलब 75 किलो आपके फ्रेश फ्रूट हैं, उससे कितने ड्राई फ्रूट बन सकते हैं? आप देखो ताजे फलों में तो 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं? आप एक चीज समझो यहां पर कि आपको जो आपके कोई भी फ्रूट है उसमें 2 चीजें होती है, एक तो वाटर और एक पल्प। वाटर और पल्प, ये चीज आई है नहीं आई समझ में? कि जैसे मान लो आपने कोई भी फ्रूट खाया होगा, आम है, तरबूज है, इन सभी में क्या होता है? थोड़े तो मात्रा में पानी होता है, किसी में ज्यादा या किसी में कम। और उस दूसरा जो होता है वो पल्प होता है। जैसे मान लो आपने अंगूर खाया है, उसमें वाटर और पल्प है। जैसे ही वो अंगूर सूखकर किशमिश बन जाता है तो उसका पानी तो सूख जाता है और पल्प रह जाता है। आप कभी भी देख लो, पानी आप किसी भी फ्रूट को कितने भी दिन रख लो, केवल उसका पानी सूख सकता है, उसका पल्प हमेशा सेम रहेगा। तो कभी भी फ्रूट के सवाल आए, ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पल्प रिमेन्स द सेम, पल्प रिमेन्स द सेम, कि पल्प जो है उतने का उतना ही रहता है जितना पहले था। तो अब आप देखो कि ताजे फलों में 68% पानी है, यानी कि फ्रेश
फ्रेश में 68% तो पानी है, यानी कि 32% पल्प है। टोटल 100 में से 68% तो पानी है, 68% वाटर है, तो 32% होगा वो पल्प, फ्रूट पल्प। और ड्राई फ्रूट्स में 80% आपके पल्प होगा। इनमें वाटर तो रहेगा 20% ही, तो पल्प कितना रहेगा 80%। ये चीज आई या नहीं आई समझ में कि 20% तो वाटर है, तो 80% आ गया फ्रूट पल्प। तो फ्रेश और इनके वेट का रेशो आ जाएगा, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के वेट का रेशो आ जाएगा 80:32, यानी कि 5/2, 5/2, 5/2 इसका रेशियो आ गया। कि आपके वाटर से हमें कोई मतलब नहीं है, वाटर तो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन वाष्पित हो जाएगा, फ्रूट पल्प हमेशा सेम रहेगा। कि फ्रेश फ्रूट का 32% इक्वल है ड्राई फ्रूट के 68% के। यानी कि अगर हम फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का अगर पल्प बराबर करें तो किस रेशो में बराबर होगा, कि अगर फ्रेश फ्रूट का 5 यूनिट अपन लेंगे तो वो ड्राई फ्रूट के 2 यूनिट के बराबर ही होगा। कि फ्रेश फ्रूट का अगर मैं 5 किलो फ्रेश फ्रूट लूं, ऐसे समझो आप, एक बार के लिए मैंने 5 किलो फ्रेश फ्रूट लिए, तो उसमें पल्प कितना होगा, पल्प होगा 32%। पल्प कितना होगा साहब, पल्प होगा 32%, यानी कि 5 का 32% 1.6 किलो, 1.6 किलो। 20% तो हो गया 1 किलो और 12% हो गया 0.6 किलो, तो 1.6 किलो पल्प होगा। अब आप दूसरी तरफ देखो, मैंने केवल 2 किलो ही सूखे फ्रूट लिए हैं, 2 किलो सूखे फल लिए हैं, ड्राई फ्रूट लिए हैं। अब उसमें कितना 80% पल्प है, उसमें कितना 80% पल्प है, तो 2 का 80%, यानी कि 8 से गुणा करो, 10 का भाग दे दो, 1.6 किलो। तो 5 किलो फ्रूट में जितना पल्प है उतना हमें 2 किलो ड्राई फ्रूट में ही मिल गया, 2 किलो ड्राई फ्रूट में ही मिल गया हमें उतना पल्प। तो ये चीज आई है नहीं है समझ में आपके, कि 5 किलो और 2 किलो रेशो आ जाएगा, कि मुझे जितना पल्प 5 किलो फ्रेश फ्रूट में मिलेगा उतना ही मुझे 2 किलो ड्राई फ्रूट में मिलेगा। तो अगर ये 5 में जितना पल्प मिलेगा उतना ही 2 में मिल जाएगा। 5 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 75, कि 75 किलो फ्रेश फ्रूट से कितने ड्राई फ्रूट बन सकते हैं, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 30। कि 5:2 है, 5 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 किलो, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 किलो। बिल्कुल आसानी से आपका सवाल हो जाएगा, क्योंकि हमें पानी से कोई मतलब नहीं होता फ्रूट में जनरली इन सवालों में। तो आप वैसे चाहिए हो सकता है अंगूर का आपको पानी अच्छा लगता हो, लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पल्प पे बात कर रहे हैं। तो पल्प सेम रहता है, कि फ्रेश फ्रूट का 32% इक्वल है ड्राई फ्रूट के 80% के। तो फ्रेश और ड्राई का रेशो हो जाएगा 5:2, यानी कि 5 की वैल्यू 75 है, कि फ्रेश फ्रूट 5 का जो वजन है उसकी वैल्यू 75 किलो है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 किलो, 2 की वैल्यू आ गई 30 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया समझ में, एक बार यस और नो कह दीजिए। फ्रेश वॉलनट कंटेन्स 80% वाटर ऑफ टोटल वेट। कि कोई फ्रेश वॉलनट है, अखरोट है, उसमें टोटल वेट का 80% वाटर है, while dry walnut contains 50% ऑफ टोटल वेट। वो ड्राई वॉलनट होता है उसमें 50% टोटल वेट का कंटेंट होता है, मतलब आप देखो 50% वाटर होता है। अगर आपका फ्रेश फ्रूट है उसमें तो 80% होगा और ड्राई फ्रूट में 50%। ए पर्सन बाई 60 किलो फ्रेश वॉलनट इन 200 रुपीज। एक आदमी है, उसने 200 रुपए में 60 किलो ताजे अखरोट ले लिए। What should be the selling price to gain 20% profit? ये आपको कि कितने रुपए में बेचे ये, ताकि उसको 20% का प्रॉफिट मिल जाए। अब आप देखो हिंदी में, ताजे अखरोट में 80% पानी है और सूखे अखरोट में 50% पानी है। एक व्यक्ति ने 60 किलो ताजा अखरोट खरीदे हैं 200 रुपए में, तो कितने में बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो जाए, कितने रुपीस पर किलो में बेचे, कितने रुपीस पर किलो में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। अब हमें वही करना है, जब भी ये पानी और वाटर का वाटर और पल्प का कंसेप्ट आता है तो पल्प रिमेन्स द सेम। तो पल्प सेम, इतना सा लिख रहा हूं मैं कि पल्प रिमेन्स द सेम, पल्प हमेशा सेम रहेगा। यानी कि जो फ्रेश है, ये इसको एफ ही लिख दूं केवल में, एफ का मतलब फ्रेश, फ्रेश का 20%
इक्वल है ड्राई के 50%। ये चीज आई या नहीं आई समझ में कि फ्रेश फ्रूट में अगर 20% पल्प है तो ड्राई फ्रूट जो होगा उसमें 50% पल्प होगा। तो आप देखो ये 20 कैसे आया कि 80% तो वाटर है तो 20% पल्प है, और इसमें 50% वाटर है तो रिमेनिंग 50% पल्प है। तो फ्रेश और ड्राई के सेम आपको पल्प करना है तो इनके किस रेशो में लेना पड़ेगा? 5:2। 50/20 होगा 5:2। यानी कि अगर मुझे सेम पल्प प्राप्त करना है तो 5 किलो अगर मैं फ्रेश फ्रूट ले रहा हूं तो उससे उतना ही पल्प मिलेगा मुझे जितना मुझे 2 किलो ड्राई फ्रूट से मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया था कि 5 किलो में मान लो आपको 20% मिल रहा है तो 1 किलो। यहां देखो 5 किलो मैंने लिया, इसमें 80% तो पानी आ गया, 20% यानी कि 1 किलो मुझे अखरोट मिलेंगे। जबकि सूखा मैंने 2 ही किलो लिया तो ही उसमें 1 किलो मिल जाएगा। तो ये इनका रेशो आ जाएगा कि अगर मुझे सेम क्वांटिटी में पल्प चाहिए तो आपको 5:2 में लेने पड़ेंगे। एक व्यक्ति ने 60 किलो लिए हैं, एक व्यक्ति ने क्या किया 60 किलो ताजा अखरोट खरीदे हैं 200 रुपए में। तो आप मतलब 5 फ्रेश कितने लिए हैं आपने? फ्रेश लिए हैं 5 की जगह है 60 की। फ्रेश जो 5 यूनिट है उसकी वैल्यू 60 किलो है, तो उससे कितने ड्राई फ्रूट बनेंगे? तो 2 बनेंगे उससे ड्राई फ्रूट, 2 की वैल्यू आ जाएगी 24 किलो। ये इतना तो डायरेक्ट अब आपको आने लग गया होगा समझ में। बहुत सी क्लासेस होगी कि अगर 5 की वैल्यू 60 किलो है, 5 की वैल्यू 60 किलो है, 5 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 किलो। अब आप देखो 200 रुपए में खरीदे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 200 रुपए में टोटल 60 किलो खरीदे, यानी कि इसने 60 किलो जो है आपने खरीदे, 60 किलो ताजा फ्रूट ताजा वॉलनट खरीदे, ताजा अखरोट खरीदे, तो यानी कि यहां मैं यूं कह दूं 24 किलो खरीदे सूखे अखरोट, तो मुझे 200 का 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 5 पे 1 का प्रॉफिट चाहिए। तो इनका सेलिंग प्राइस होना चाहिए 240 रुपए। कि मैंने 200 रुपए में खरीदे और मुझे उस पे 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 120% उनके में बेचना पड़ेगा। तो 200 का 120% 6/5 यानी कि 240 रुपए में मुझे बेचना पड़ेगा। कितने किलो को? 64 किलो को। कितने को? 64 किलो को। तो प्राइस पर किलो क्या हो जाएगा? प्राइस पर किलो 240 रुपए मुझे कमाने हैं 24 किलो बेचकर, तो 1 किलो का प्राइस हो जाएगा 10 रुपए। 1 किलो का प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 रुपए। इस तरीके से आपको करना है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली यूज हो रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 80 पर इसमें फ्रेश जो आपका वॉलनट है उसमें 20% पल्प है और ड्राई में 50%, यानी कि अगर फ्रेश फ्रूट में 60 किलो लूंगा तो मुझे उससे ड्राई वॉलनट कितने मिलेंगे? 24 किलो। अब मैंने 200 रुपए में खरीदे और 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 200 का 120%, तो 200 का 6/5, या यूं कह दो 5 पर 1 का लाभ कमाना है, तो बेचूंगा कितने में? 6 में। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 6/5 200 का 240 रुपए। 240 रुपए में मुझे 24 किलो बेचने हैं, तो प्राइस पर किलो क्या हो जाएगा? 10 रुपए। तो प्राइस पर किलो हो जाएगा 10 रुपए पर किलो। तो देखो आज की क्लास समय समाप्ति की ओर है, क्योंकि सुबह की जो हमारी क्लास थी उसको टाइम हो चुका है पूरा। अब मैं मिलूंगा आपसे कल इसी क्लास में। उसके पहले परसेंटेज को हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इस परसेंटेज की। और उससे पहले आपको क्या करना है? उससे पहले हम आज शाम को मिलते हैं बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में। वहां भी हम शानदार कंसेप्ट सीखेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो वो वीडियो भी देखनी है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।